मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 11 का फिजिक्स में 4th नंबर का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग रियल एंड सूडो फोर्स क्या होते हैं ये बात करेंगे। थोड़ा हम लोगों को यहां पे इमेजिन करना पड़ेगा। रियल फोर्सेस एक इंटरेक्शंस वाला फोर्स है बच्चों, जैसे कि कोई एक गड्डी है या कोई चीज है, समझो एक बक्सा है, ऐसा बक्सा रख दिया मैंने रोड पे, और एक बंदा है, इस बंदे ने इसको ऐसे ढकला जुप, तो ये इंट्रैक्शंस वाला फोर्स है, तो इसको रियल फोर्स कहेंगे। ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करने वाला फोर्स है भैया, न्यूटन्स है ना, लॉ को फॉलो करता है। और शायद पता होना चाहिए इसकी v कैसी होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो ये न्यूटन को फॉलो करने वाले लॉज है ना। तो ये होगा आपका रियल फोर्स। और जो सूडो फोर्स है, मतलब बच्चों यहां पे सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है और वहां पे न्यूटन्स लॉ को हम लोग लागू नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे सोचा कि आप क्या किया जाए, तो कुछ एक चीज माननी पड़ेगी हम लोगों को, ताकि इस पे वो फोर्स लगाने से हम कुछ ऐसे सवाल सॉल्व कर पाएंगे। कैसे कि जो सवाल न्यूटन्स लॉ से हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुछ सवाल नहीं बन पा रहे थे, तो इसके कारण उस सवाल को उठाने के लिए, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैंने कहा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो दूसरा था वो था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसे जगह पे मुझे सॉल्व तो करना है न्यूमेरिकल्स, तो ऐसे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और उस टाइम पे एक फोर्स आ गया बच्चों, उसका नाम था सूडो फोर्स। अब बोलेंगे सर कैसे, आपके बुक्स के हिसाब से कुछ एग्जांपल दिया है लिफ्ट का। ठीक है, अब देखो ये लिफ्ट है, ठीक है, और इस लिफ्ट में ये जो बंदा है, बंदा खड़ा है यहां पे इसको, ये जो लिफ्ट है ऐसी एक रस्सी होती है, पता है ना आप लोगों को। ओके, अब ये अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये जो बंदा होगा ना भैया, वो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो ऐसे टाइम पे हम लोग यहां पे न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते थे। मैंने बोला क्या किया जाए, तो ऐसे टाइम पे एक फोर्स का उत्पादन हो गया, एक फोर्स आ गया और उसका नाम रखा गया बच्चों सूडो फोर्स। ऐसे टाइम पे कैसे लगाए, क्योंकि बच्चों मैंने देखा कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। कैसा है, नॉट, क्योंकि भैया इसमें आप लोगों को पता है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, और जिसमें एक्सेलरेशन अराइजेस हो वहां पे a इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब एक्सेलरेशन हो। ऐसे टाइम पे हम लोग नॉन इनर्शियल, मैंने पढ़ा है बच्चों, इसके पहले का लेक्चर जाके देखना पड़ेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, समझे। तो ऐसे टाइम पे हम लोगों को कुछ चीजें पढ़नी है कि इसका जो वेइंग मशीन रखने से उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका भी रीजन मैं इसी लेक्चर में दूंगा आपको। बात समझ में आ रही है। रियल फोर्सेस में आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूटन्स लॉ फॉलो होता है, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होते हैं, और सूडो फोर्स में यहां पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं, या न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे इंटरेक्शन बिटवीन होता है फोर्स का, यहां पे नहीं होता है बच्चों, तो वो बात करने वाले ही है। रियल फोर्सेस में हम लोग जैसे कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद है ना बच्चों, ये आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये हम लोग गड्डी में बैठना या लिफ्ट में बैठना, गड्डी में बैठने के एकदम ऐसे पुशअप होते, ऐसे होते हैं कि नहीं हम लोग, तब की बात चालू है। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि रियल फोर्सेस और जो भी सूडो फोर्सेस कहां कहां से अराइजेस हो रहे। तो लिफ्ट का एग्जांपल मेरे ख्याल से पहले आपकी बुक्स में जो दिया है वो समझ में आ रहा है। अब देखो कोई बस है, दूसरा जो पैराग्राफ दिया वाला है आपके हिसाब से, ठीक है, ये बस है और ये बस आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है। तो आपको पता है अगर इंक्रीज हो रही वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर हमारी स्पीड इंक्रीज हो तब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी
सेम होता है वेलोसिटी से। अगर किसी ने ब्रेक दबा दी इस गड्डी के, हमारे ये जो गड्डी है हमारी भैया, इस गड्डी के यहां पे ब्रेक लगा दिया मैंने, मतलब इस वेलोसिटी को कर रहा हूं मैं डिग्रीज, तब एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में होता है। मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन में हो तो एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसके पहले के लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा डिस्कशंस कर चुका हूं। अब रही बात, ये भी एग्जांपल हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या हो जाता है, हम लोगों को ये सूडोस फोर्स लगानी है। अब सूडोस फोर्स लगानी है तो यहां पे एक्सेलरेशन हो गया, तो हमने बोला कि हम लोग तो ये फंडामेंटल फोर्सेस तो नहीं लगा सकते, रियल फोर्सेस नहीं लगा सकते, तो वहां पे फोर्स अराइजेस हुआ, उसका नाम था सूडोस फोर्स। और वो जो फोर्स है बच्चों, वो फोर्स होता है माइनस एम ए। मतलब क्या है बच्चों, ये निगेटिव साइंस लगाना पड़ी और ये है हमारा सूडोस फोर्स, मतलब पी लिख रहा हूं, सूडोस फोर्स है बच्चों। यहां पे माइनस साइंस बहुत इंपॉर्टेंस करती है, क्योंकि जिस तरफ एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट में सूडोस फोर्स लगानी है। भैया ये निगेटिव साइंस इंडिकेट करता है, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो तो सूडोस फोर्स इस डायरेक्शन में दे दो, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो सूडोस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है। ये मतलब ये तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद में ए इज द एक्सेलरेशन है, जो भी ऑब्जेक्ट का हो रहा होगा एक्सेलरेशन है, और ये जो है बच्चों सूडोस फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है? यही बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा, क्योंकि बच्चों हम लोग जब भी ये लगाएंगे तभी हम लोग इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को सूडोस फोर्स कैसे लगाना है कैसे नहीं है मैं बात करूंगा अभी के अभी। तो ये बात समझ में आ गई? ओके, ये एक्सेलरेशन सूडोस फोर्स कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ये सभी चीजें मैंने आपके सामने ऑलरेडी डिफाइन। द रियल फोर्सेस व्हिच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। लेकिन जहां पे फंडामेंटल फोर्सेस, जहां पे हम लोग न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, वहां पे हम लोग इस सूडोस फोर्स को लगाते हुए न्यूटन्स लॉ हम लोग फॉलो कर सकते हैं। मतलब सूडोस फोर्स लगा दो, वहां पे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। कैसे होगा कैसे नहीं, इसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी, उसको नोट डाउन करें। चलो, मतलब बच्चों जहां जहां न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है वहां सूडोस फोर्स ये लगाने से आप न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या है आपके पास प्रूफ? मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, जो कि आपको भी वो फीलिंग आ जाए। फील बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। कौन सी? फीलिंग बहुत। देखो, रियल फोर्सेस तो पता है आपको, फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं रियल फोर्सेस में, और सूडोस फोर्सेस मतलब क्या है? सूडोस फोर्स क्यों लगाना पड़ता है? हम लोग जहां पे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हो कि न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो सिंपल एक काम करना है, उसमें एक चीज ऐड करना, एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन माइनस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो सर करवा दो, आपने बता दिया है तो करवा तो देना पड़ेगा। बिल्कुल करवा दूंगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे नेगेटिव साइंस के कारण ही ये जो सूडोस फोर्स है क्यों आ रहा है क्या नहीं। जैसे कि हम लोग गड्डी चलाते हैं ऐसे टर्न पे, देखो ये गड्डी चला रहे, ये जूम, ये यहां पे गड्डी हमारी चल रही थी ऐसे, ठीक है। मैं जब भी ऐसे चलूं तो देखो अब पुश इधर करोगे ऐसे, बात समझ में आ रही है? जब भी मेरा ऐसे टर्न मारू तो मैं फोर्स लगा रहा इधर और मेरा एक्सेलरेशन इधर होगा ऐसे, ये बात समझ में आती होगी आपको, ठीक है ना। तो हम लोग बात करते हैं लिफ्ट के बारे में। अब देखो, एक लिफ्ट ले लो, ले ली सर, ये लिफ्ट ले ली, लिफ्ट में आप खड़े हो, हाँ सर बिल्कुल है, सही है बच्चों। लिफ्ट यहां पे कहीं तो बंदी बनी होगी आपकी। अब मुझे बताओ, लिफ्ट आ रही है नीचे, नीचे आना मतलब एक्सेलरेशन इधर, अरे वेलोसिटी अभी मैंने बता दिया ना कि अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन भी नीचे है, और इस बंदी का जो भी वेट होगा mg, समझे ना? कोई टेंशन तो नहीं है मेरे भाई। ओके, अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था आप लोगों को, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, सही है। तो सूडोस फोर्स कैसे लगाना है? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप लोग लगा सकते हैं ये एक्सेलरेशन माइनस एम ए, समझे ना? या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है ये एक्सेलरेशन माइनस एम ए। बात समझ में आ रही है? इसका जो वेट है बच्चों एम जी, ये पूरे का लिफ्ट का पकड़ेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे पूरा, इसका भी, इसका नहीं तो इसका भी पकड़ सकते हैं एम ए, समझे।
और एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हो उसके अपोजिट में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? चलो अब मुझे बताओ, मुझे निकालना वेट। क्या निकालना? वेट। वेट कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर ये नीचे आ रही है, नीचे वाला फोर्स ज्यादा, ऊपर जो फोर्स है वो कम है, और जिस तरफ आ रहे उसका फोर्स ज्यादा, इसका ज्यादा होगा ना, और ये कम होगा, ये अपोज कर रहा है, मतलब माइनस एम। ये लिखो, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एम कॉमन निकाल के जी माइनस ए। आप लोगों को इससे एक बात समझ में आ रही है, इस चीज में से कोई माइनस हो रहा है, मतलब ये हमारा वेट था, एक्चुअल वेट mg है बच्चों, लेकिन इसके एक्सेलरेशन के कारण कुछ अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसके कारण कुछ कम हो रहा है। मतलब जैसे आपकी लिफ्ट में अगर आप बैठो और लिफ्ट अगर नीचे एकदम आती है तो हम लोगों को डर लगता है कि अरे मेरा वेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। समझे क्या? अगर आप बहुत ही खाते पीते घर के और आपका वेट कम ना हो तो लिफ्ट में बैठो और लिफ्ट से नीचे आओ, फीलिंग आ जाएगी क्या मेरा वेट कम है, देखो इतना माइनस एम ए इतना कम है, फीलिंग आएगी कि नहीं? और ये कैसे आ गई फीलिंग बच्चों? तो हमने ये सूडो फोर्स इस्तेमाल करते हुए इसके कारण आ रही है। देखो ना, मेरा वेट नीचे और ग्रेविटी के कारण नीचे खींच रही है, मेरा एक्सेलरेशन भी नीचे, मतलब ये लिफ्ट नीचे आ रही है। सूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोज में लगाओ, देखो ये ऐसा डायरेक्शन, इसका ऐसा है, तो आप लोगों को एम जी माइनस एम ए, देखो ये बड़ा है, नीचे देखो ऊपर जा रही है तो ये बड़ा, नीचे आ रही है तो ये बड़ा। लिफ्ट कहां आ रही है? ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है, तो इससे ये माइनस करो। तो ये था बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब लिफ्ट आ जाए, है ना, जब लिफ्ट आ जाए तब हम लोगों को यह महसूस होता है कि हमारा जो भी वेट है एक्चुअल वेट से कम वेट महसूस होगा। अब देखो यही लिफ्ट होगी, लिफ्ट वही है, यहां पे हम लोगों ने यही लिफ्ट को ऊपर लेके जाएंगे, देखो ऊपर लेके जा रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऊपर, ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कह सकते हो आप, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ऊपर इस बंदे का जो भी वेट होगा भैया ये होगा नीचे mg। अब मुझे बताओ सूडो फोर्स कहां लगाना है? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब ये, बात समझ में आ रही है? समझे क्या? मेरे भैया समझ में आ रहा है क्या? ये टी बोलो, जो भी बोलना बोल रहा आप, ठीक है। यहां पे मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ऐड करना पड़ेंगे, मतलब वेट इज इक्वल टू mg प्लस ma। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करो, सेम डायरेक्शन में। और टेंशन मतलब वेट होता है बच्चों, टेंशन, इसका टेंशन इस स्ट्रिंग पे कितना आएगा इस पे निर्भर करता वेट पे, टोटल वेट कितना है इस पे भी, यहां पे टेंशन कम आएगा भैया, टेंशन मतलब ही वेट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सूडोस फोर्स जो है, सूडोस फोर्स का डायरेक्शन ये समझ में आना चाहिए, जहां एक्सेलरेशन हो रहा है ये ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन। आप बोलेंगे सर यहां माइनस साइन क्यों नहीं लिख रहे आप? लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे डायरेक्शन से ही पता लग रहा है हम लोगों की अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन? ये समझ में आना चाहिए कि हमारी जब भी लिफ्ट ऊपर जाए तो फील आती है, जो दुबले लोग हैं जिसका वेट कम है, लिफ्ट में ऊपर चढ़ो, देखो ऐसा महसूस होता है मेरा वेट बढ़ गया, हाँ खुशी हो जाती है उस आदमी को। समझे क्या? ये वेट इंक्रीज हो रहा है और यहां पे डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये लिफ्ट नीचे आ रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सूडोस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों आ रहा है मुंह में, समझ में नहीं आ रहा मुझे भी आज, है ना। तो सूडोस फोर्स की बात चालू बच्चों, सेंट्रीपिटल है, सूडोस फोर्स, सूडोस फोर्स अपोजिट लगाना एक्सेलरेशन के, बस जहां जहां आपके एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट में सूडोस फोर्स लगाओ, आपके न्यूमेरिकल पक्के एकदम अच्छी तरह से बनेंगे, गारंटी के साथ बोलना बच्चों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बात समझ नहीं है? बस ये जिन बच्चों को अगर न्यूटन्स लॉ यहां पे लगाने हैं वहां पे एक काम करना बढ़िया, क्या सूडोस फोर्स लगाओ। और कहां लगाना है? जो एक्सेलरेशन हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। खत्म किस्सा बच्चों, यही है रियल फोर्सेस और सूडोस फोर्स के बीच में रिलेशंस। समझे? रियल फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्सेस जो हमने पढ़े थे, है ना। इससे सूडोस फोर्स क्यों अराइज हुआ? क्योंकि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो, हम लोग चाहते न्यूटन्स को फॉलो करना है या न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करना है, वहां पे हम लोग ये
लगा सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसके बाद में हम लोग लगाने वाले हैं अभी के अभी कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है लगाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम लोग कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक्चुअली बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये हमने ग्रेविटेशन में कवर किया है और यहां पे आप लोगों को पूरी नॉलेज दी भी नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, इससे अच्छा है कि मेरे ख्याल से फिजिक्स ज्ञान ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट ऐसा डालो, वहां पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वीडियोस देखना ग्रेविटेशन का, बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाने की कोशिश की मैंने। तो अब भी देखने वाले कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे कि ये ग्राउंड है बच्चों हमारा, ठीक है, GND ग्राउंड सरफेस है। इस ग्राउंड सरफेस से एक बॉल है, इस बॉल को मैं लेके गया ऊपर। ठीक है, तो यहां पे पता है आपको, कोई भी चीज जो होती है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है। कितने? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है। तो यहां पे सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे हमारा जो बॉल है, ये बॉल खड़ा है बच्चों, समझे? मैंने क्या किया, उसके ऊपर कुछ वर्क किया और वर्क करने से उसको यहां से मतलब A से B तक लेके गए भैया, उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे था पोजीशन, और ये जो है आपकी फाइनल पोजीशन पे है। ठीक है, समझे? अब आपको पता है यहां पे सबसे कम कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब सबसे ज्यादा कौन होगी? काइनेटिक एनर्जी। आपको मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला तो पता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो यहां पे आपको पता है ये मैक्स थी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। ठीक है, कहां भैया? ग्राउंड पे। अगर वही बॉल कुछ हाइट तक लेके गया, मैं कुछ एक लिमिटेड हाइट तक लेके गया, उसको अबव द अर्थ हाइट पे कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ हाइट, एच मतलब हाइट है। ठीक है, यहां पे क्या होगा मालूम है क्या? कुछ वर्क कर रहा हूं मैं, इस बॉल पे कुछ वर्क कर रहा हूं, जूम ऐसे लेके जा रहा हूं, मतलब मुझे तकलीफ होगी बच्चों, है ना? वर्क अगेंस्ट कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स से अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। किसी के अगेंस्ट मतलब समझते हो ना, जैसे कि मैं यहां इधर चलना चाहता हूं, मुझे कोई यहां खींच रहा है, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई वर्क कर रहा है। वैसे यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स से मैं अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं। इसमें क्या होगा, अभी आपकी काइनेटिक एनर्जी कुछ खर्च होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी भैया मिनिमम, और यहां पे वर्क डन, जो वर्क कर रहा हूं इसका कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आपको उस बॉल की मैक्सिमम मिलने वाली है। ये कहां बच्चों? यहां पे ये ग्राउंड पे है, और ये कहां है बच्चों हमारी? ये हाइट पी की टोटल एनर्जी में बोल रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, मतलब कन्वर्जन हो रहा है बच्चों, काइनेटिक टू पोटेंशियल, कंजर्वेशन हो रहा है, समझे? अभी अगर इस बॉल को मैं नीचे लाऊं ऐसे, ये नीचे ला लिया, आपको क्या दिखेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द काइनेटिक एनर्जी में होगी। और यहां पे जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर, जो भी अपोज करने वाले जो फोर्सेस है, हम उसको निग्लिजिबल मान रहे हैं। बात ध्यान रखना, एयर रेजिस्टेंस हो, आपके गैसेस हो, जो भी है ना, एयर मतलब गैसेस होते हैं, तो इसमें मेरा कंजर्वेशन हो रहा है, इसलिए इसको कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ये कंजर्व हो रहा है, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, आपको टोटल एनर्जी उतनी ही मिलेगी जितनी पहले थी, उतनी ही फाइनल, फाइनल से इनिशियल आ गए तो उतनी ही। नो लॉस ऑफ कोई भी एनर्जी यहां पे लॉस नहीं हुई, होती भी है तो वो इतनी कम होती होगी कि हम लोगों को समझ में नहीं आती होगी बच्चों, होती है, एयर के कारण होती है, वो बात अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे इसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। कौन सा फोर्स कह सकते हैं बच्चों इसमें? ये है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों बच्चों? इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं थी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी लॉस, और ये रिकवरेबल है, ये रिकवरेबल है, मतलब इसको रिकवर कर सकते हैं हम लोग, वापस अपने ही जगह पे लाने के चांसेस होते हैं इसमें। काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू द काइनेटिक एनर्जी, इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं, रिकवर होती है। देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैंने वर्क किया उसके ऊपर,
इसलिए काइनेटिक एनर्जी कम 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 वर्क करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को कर रहा हूं ना मैं, काइनेटिक में खर्च करते 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 मैक्सिमम ये बॉल जाके यहां पे जीरो हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मैक्सिमम हो गई मेरी पूरा वर्क करने के कारण। काइनेटिक एनर्जी समझो जीरो हो गई, क्योंकि भैया बॉल रुकता है, यहां पे बॉल क्या होता है, रुकता है, मतलब वेलोसिटी जीरो होती है। दोबारा यहां से बॉल नीचे आ रहा है, बॉल क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब देखो यहां पे ये यहां तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे मिनिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहां हो रही है मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है। और एक बात इंपॉर्टेंस ये है कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। मतलब मेरा बॉल पहले जा रहा था स्ट्रेट ऐसे ऐसे, अब मेरे बॉल ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे गया, ऐसे भी गया, बाद में ऐसे 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 करते ऐसे आ गया। तो पाथ नंबर 1, पाथ नंबर इसको 2 कहेंगे, है ना, एक और ये पाथ सेम है, ऐसा समझना, मैंने डिफरेंस निकालने की कोशिश की, ये 3। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता भैया, ये एक्चुअल ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। किस पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बस इतना ही चेकआउट करता है ये कोई पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन सा फोर्स है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। चलो सर बहुत बढ़िया, अच्छा समझा दिया। कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आ गया कि कंजर्वेटिव फोर्स में कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है। काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक ओनली कंजर्व होती है और रिकवरेबल है, रिकवर हो सकती, मतलब जितनी इनिशियल थी उतनी इनिशियल कर सकते, दोबारा फाइनल पे जाके दोबारा इनिशियल पे आ जाओ, अपनी जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी मिल जाएगी आपको, कोई खर्चा नहीं होगा इसमें। बहुत बढ़िया सर। अब हम लोगों को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं कि यहां पे वर्क जो कर रहा हूं, वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैं यहां पे कर सकता हूं ये डी डब्ल्यू, तो माइनस एफ इंटू डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन है, समझ में आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में है होती है, पता है ना फोर्स ऑन ये, ओके। यहां पे आप लोगों को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ही वर्क होता है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, समझे, कोई टेंशन है, ये फार्मूला मिल रहा है। और आप लोगों ने उसको इंटीग्रेशन में भी फार्मूला एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालने का तरीका भी बता दिया है, यहां पे इंटीग्रेशन ना डालते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। इसी का इंटीग्रेशन करोगे तो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, तो आप लोग रख सकते हो यहां पे u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, समझे। तो ये है आपके पास जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कुछ एग्जांपल दे दो सर, ताकि हम लोगों को राह मिले और अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। चलो मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, क्या होता है उसमें। जैसे कि बच्चों आपकी गड्डी है, गड्डी और वो जमीन पे चल रही है, और ये इसके टायर से भैया, ये गड्डी हमारी और ये गड्डी हमारी चल रही है, अरे ठीक है, ये गड्डी चल रही है, ठीक है ना, ये ऐसे चल रही गड्डी, मैं चला रहा हूं जूम। क्या होगा भैया, ये जब रोड को चलाते हैं, मतलब रोड पे ये टायर जब चलते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रिप्स होती है। ग्रिप्स के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं दे रहा तो भी होता है, लेकिन ग्रिप्स के कारण अच्छा फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा भैया। मतलब मैं जा रहा हूं आगे लेकिन फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, भूल गए, अरे मैं जा रहा हूं आगे लेकिन फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इसके कारण मेरे गड्ढे का पेट्रोल जल रहा है कि नहीं, गड्ढे में जो पेट्रोल डाला है, डीजल डाला, जल रहा है कि नहीं है। मतलब बच्चों यहां पे मेरा फोर्स, अगर ये गड्डी वापिस आ जाती है तो उतनी की उतनी एनर्जी नहीं रहती, इसमें एनर्जी होती है लॉस। क्या होता है, एनर्जी क्या होती है बच्चों, लॉस होती है। और इस एनर्जी के लॉस के कारण यहां पे हमारा जो फोर्स है, ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं बनेगा। मतलब काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, यहां पे कंजर्वेशन नहीं होने वाला है, इसमें एनर्जी क्या होने वाली है, लॉस। एयर ड्रैग बोलते हैं, एयर ड्रैग मतलब कोई चीज एयर ड्रैग के कारण भी हमारी क्या हो जाती है, एनर्जी लॉस होती है। जहां जहां एनर्जी लॉस हो जाए उसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस उसको ही कहेंगे, जहां हमारी एनर्जी
लॉस होती है उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, और ये यहां पे नॉट रिकवरेबल कहते हैं इसको। कैसे? नॉट रिकवरेबल, मतलब वो रिकवर नहीं होते। जैसे यहां पे हो सकता था, यहां पे कोई होने के रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है, यहां पे रिकवरेबल नहीं हो सकता है, एयर ड्रैग है, बहुत सारे ऐसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों को मिलेंगे जहां पे एनर्जी लॉस होती है। सिंपल वर्ड, जहां एनर्जी लॉस होती है उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जहां एनर्जी लॉस होती नहीं है वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स। हमारे जीवन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हम लोग चलते हैं, फ्रिक्शन होता है, हर कोई एनर्जी लॉस होती है कि नहीं भैया हमारी। जहां जहां एनर्जी लॉस हो जाए वहां हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करें और हम लोग आगे बढ़ने वाले बच्चों हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने सभी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी हम लोगों को वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स देखना है। तो अगर आपका बच्चों फोर्स कांस्टेंट रहा, क्या फोर्स कांस्टेंट रहा, मतलब एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट हो, तो हमने क्या फार्मूला इस्तेमाल किया था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर फॉर्म है ना। दो वेक्टर है तो स्केलर वेक्टर में मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट रहा तो क्या करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी रहा तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ए बी साइन थीटा लिखते हैं, और ए डॉट बी रहा तो ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। सही बच्चों। अब यहां पे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं, लेकिन इसके लिए सबसे मेन क्या है बच्चों, तो यहां पे एप्लीकेबल ओनली बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर कांस्टेंट। ये भी फोर्स भी और यस भी कांस्टेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट होना चाहिए, समझे। तब बच्चों ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाइड कब है फार्मूला, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर कांस्टेंट। हाँ, मतलब आप लोग की गड्डी है, हाँ सर गड्डी, इस गड्डी पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली 5 न्यूटन ही फोर्स हो, फिर यहां भी रहे तो यहां पे भी हम लोग लगाएंगे 5 न्यूटन फोर्स, समझे ना। तो फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी जो हो रहा हो कांस्टेंट हो, तब हम लोग यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, कुछ कपड़े में जा रहा है आपके, चलो आगे बढ़ना है बच्चों। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, अभी देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है जब वेरिएबल फोर्स रहा। तब देखो हम लोगों को क्या देखना है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन वेरिएबल मतलब क्या, मतलब बच्चों मैं ये बता रहा हूं, अगर हमारा यहां पे अलग मार्कर से इस्तेमाल कर रहा हूं, वेरिएबल होना चाहिए फोर्स। कैसे होना चाहिए, वेरिएबल। मैंने बोला क्या करेंगे, मैंने ग्राफ निकाला है। जैसे कि इस ग्राफ में आप लोगों को पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यस यहां पे बढ़ रहा है, और ये जो है ये फोर्स के लिए निकाल रहे। सही है बच्चों, यहां पे यस1 से स्टार्ट किया, समझो ऐसे मानेंगे, ठीक है, यस1, और ये जो है ये है यस2, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है और अलोंग द वाई एक्सिस हमारा फोर्स है, जूम ऐसे। बात समझ में आ रही है कुछ? ओके, ऑल इज वेल। ठीक है, मतलब देखो फोर्स पहले फोर्स कम था, बढ़ रहा, बाद में थोड़ा बढ़ के थोड़ा सा कम हो रहा है, बाद में और फोर्स बढ़ रहा है। ये फोर्स दिखा रहा है ना, ये फोर्स दिखाने का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही ना, मतलब यहां पे नॉन लीनियर है, लीनियर समझते हो ना, लीनियर और नॉन लीनियर समझ में आएगा दूसरा आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला एक वर्क डन निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपके बुक्स में जो लिखा है वो वही लिखो, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात सही है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरे ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, हमने इसके पहले ग्राफ पढ़ाए थे, कौन से, मोशन इन प्लेन, याद है ना, ग्राफ पढ़ाया था मैंने, याद है, भूल गए नहीं समझो ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ एक्चुअली क्या निकालते हैं, वर्क का फार्मूला होता है एरिया अंडर द ग्राफ, जो भी ग्राफ या कर बोलो, कर है ना, कर बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में फार्मूला है, लेकिन बच्चों यहां पे है ना कोई लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इसका, एक छोटा सा ऐसे, इस छोटे से टुकड़ा मतलब ये एरिया ले लिया, समझा ना। और इस पे ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ऐसे मान के चल रही है, डीएस है छोटा सा,
टुकड़ा है, ठीक है। तो मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करना पड़ेंगे और इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये टुकड़ा छोटा 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 छोटा, जैसे कि एक टुकड़ा ले लिया ना इस ग्राफ का, ये क्रिया अंडर कर। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि ये छोटे 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 टुकड़े मतलब क्या है, S1 और S2 के बीच के, मतलब लोअर लिमिट हमारी S1 आएगा और हायर लिमिट आपका S2 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब आपको वर्क डन निकालना है इस नॉन लीनियर, क्या बच्चों क्या नाम है, नॉन लीनियर ग्राफ है। जब नॉन लीनियर ग्राफ रहा तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और क्या निकाल रहे, वर्क। क्यों बच्चों? फोर्स हमारा वेरिएबल है। हाँ, फोर्स वेरिएबल देखो, जूम जूम जूम, देखो है ना, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। एक बार बढ़ रहा बाद में कम हो रहा है, कम कम कम, बाद में ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब यहां पे जब फोर्स हमारा वेरिएबल हो तब ये ग्राफ नॉन लीनियर ग्राफ हो, तब हम लोग इस फार्मूले से आपका वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। मेरे सभी भाई बहनों को समझ में आता होगा मेरे भाई। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये नॉन लीनियर ग्राफ है। क्या है? नॉन लीनियर ग्राफ है। मतलब यहां पे हमारा फोर्स, पहले समझो एक एग्जांपल पे बोल रहा हूं, यहां पे 5 होगा, यहां पे बाद में आपका 10 हो गया, बाद में ऐसे करते 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 15 हो गया न्यूटन, ये हो गया 20 न्यूटन, बाद में देखो कम होगा, है ना, बाद में और कम हो रहा है, 17 हो रहा है, बाद में ऐसे 15, बाद में बढ़ रहा है, ऐसे कम ज्यादा होना, ठीक है। यही है नॉन लीनियर। अब दूसरा एक ग्राफ दिए वाला है आपके बुक्स में, ये ग्राफ, ठीक है। ये है आपका S1, ये है आपका S2, और ये जो है, ठीक है, समझे, ये है आपका फोर्स, ये है आपका फोर्स, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये यस डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें है ना लीनियर है। लीनियर मतलब कैसे है, देखो अगर इंक्रीज हो रहा है लीनियरली तो हम लोग ऐसे निकालते हैं, देखो ये फोर्स, ये लीनियर बोलते हैं, है ना। ये भी लीनियर हो सकता है, डिग्रीज हो रहा है, लीनियर है। देखो जूम, ये यही तो ग्राफ है बच्चों, जूम कम हो रहा है, देखो फोर्स, मतलब जो रेट है फोर्स का, वो रेट आपका एकदम खतरनाक है। कैसे? जैसे कि किसी ने कहा है कि चलो 10 हो गया, बाद 10 न्यूटन, बाद में 9 न्यूटन, बाद में 8 न्यूटन, दिख रहा है ना, कम कम, देखो ये कम होने का रेट है, जूम नीचे, जैसे कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे समझो 10 है, तो देखो 10, 9, 8, 7 न्यूटन, ऐसे लीनियरली कम हो रहा है। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ है, ठीक है। मतलब वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में हम लोग लीनियर एंड नॉन लीनियर ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए क्या फार्मूला होगा क्या नहीं, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर, या इसको लीनियर ग्राफ मत बोलना, नहीं तो फोर्स भी बोल सकते बच्चों, बोल सकते हैं, है ना। और ये लीनियर फोर्स, ये भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि इसको नाम दे सकते हैं हम लोग PQRS, ऐसे भी नाम दो, या ABCD दे दो, नहीं तो क्योंकि यस डबल आ रहा है ना, तो ABCD। तो आप लोग लिख सकते हो बच्चों, अगर यही निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, कौन से, ABCD, समझे। अब बोलेगे सर कैसे निकालना है, सिंपल सी बात, उसमें क्या करना है, आप लोगों को डिवाइड करो इस ग्राफ को। देखो अगर मैं यहां पे एक लाइन निकालू ऐसे, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको रेक्टेंगल जैसी चीज दिखाई दे रही है, या स्क्वायर बोलो, स्क्वायर दिखता है तो ठीक है, या ये है ट्रायंगल हमारा, ये ट्रायंगल। तो आप लोगों को एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं। यहां पे पहले ट्रायंगल है, उसको भी नाम दे सकते हैं ABC, नहीं ABCDE बोलो, तो ट्रायंगल होगा आपका, देखो ट्रायंगल ऑफ यहां पे ABE प्लस, है ना, यहां पे रेक्टेंगल है आपके पास BCDE, बराबर है, बस ऐड कर दो तो आपको यहां पे वर्क डन मिल जाएगा। तो ये था नॉन लीनियर के लिए फार्मूला, और ये था हमारा लीनियर फोर्स। जब लीनियर फोर्स हो तब ये फार्मूला इस्तेमाल करो, नॉन लीनियर हो तब ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको एंड अप करो। मतलब वर्क डन निकाल सकते हैं जब वेरिएबल फोर्स हो तब। क्या बच्चों, फोर्स कैसे होना चाहिए, वेरिएबल। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो तब हम लोग यफ यस ऐसे लिख सकते थे, और इसी को यफ यस कॉस थीटा, ये फार्मूला वर्क के लिए। कब बच्चों, जब ये दोनों भी
कांस्टेंट होता। अब समझे? कोई टेंशन है? हम लोगों को आगे बढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ। चलो इसको नोट डाउन करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट बात करने वाले बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम? मैं सिंपल सी बात बताता हूं। जैसे कि मेरे पास एक ग्राउंड पे ये चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण आपको पता है, और ऑन द अर्थ सरफेस पे कोई भी चीज रहे तो उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है। कोई भी चीज, मैं भी है ना, जमीन पे खड़ा हूं तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहना चाहता हूं। हर कोई चीज, दुनिया की हर कोई चीज, तो इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इसको ऊपर लेके गया यहां, समझे? अब यहां पे ऊपर जैसे जाऊंगा वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। इसके पहले बताया था मैंने। अब देखो, जब भी ये चीज कोई फॉल हो रही है, ऐसे नीचे आ रही है, जब भी कोई फॉल हो रही है तो कुछ वर्क हो रहा है, और ये वर्क इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी में होगा। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे नीचे देखो, नीचे आना मतलब मैंने बोला ना, कोई भी चीज ट्राई क्या करती है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रहना चाहती है। मतलब यहां पे मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। तो ये जो वर्क हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है? मतलब यहां पे ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स एंटर द कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है ना। और ये कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको बता दिया था, भूल गए क्या? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की जैसे एग्जांपल दे सकते हो। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया। मतलब यही बच्चों आपका वर्क एनर्जी थ्योरम होने वाला है। मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात ही नहीं करने वाले, किसके करने वाले? काइनेटिक एनर्जी। किसके करने वाले? काइनेटिक। क्योंकि ये चीज जो वर्क कर रही है, जो नीचे आने में जो वर्क कर रही है, ये वर्क होगा आपका कन्वर्ट किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें होने वाला है? काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय द फोर्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी होगा, कंजर्वेटिव जो फोर्स होने वाला है यहां पे, उस कंजर्वेटिव फोर्स की बात चालू है। मतलब बच्चों मैंने बोला क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैंने बोला एक काम करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, एक काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। कोई दिक्कत है? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है बच्चों। मैंने बोला v स्क्वायर, अगर इसको इधर ला लूं तो माइनस यू स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, ये भी बोल सकते हो, और ये भी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है। मैंने बोला एक काम करते, मल्टीप्लाई करते। क्या? मल्टीप्लाई करते हाफ यम से, ओके, इक्वेशन 1 को। कौन से? इक्वेशन 1 को। चलो, हाफ यम वी स्क्वायर माइनस हाफ यम वी स्क्वायर, समझ में आ रहा है? यू स्क्वायर प्लस 2as हाफ यम। मेरे ख्याल से 2 मर जाएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद में बच्चों इसको हाफ यम वी स्क्वायर, यहां पे हाफ यम यू स्क्वायर, यहां पे बचा है मेरे पास यम ए इंटू यस। देखो यम इंटू ए, यम ए कौन है बच्चों? फोर्स होता है ना, एफ इज इक्वल टू यम ए। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, हाफ यम वी स्क्वायर माइनस हाफ यम यू स्क्वायर, यहां पे एफ इंटू यस। और एफ इंटू यस कौन होता है? कौन होता है बच्चों? यही तो है बच्चों वर्क डन। मतलब वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाफ यम वी स्क्वायर इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कौन सी? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बच्चों ये तो पता है ना आपको, u इज द इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, ये पता नहीं जैसे इनिशियल वेलोसिटी होती है। v इज द फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी, पता है ना आपको। तो यहां पे इसीलिए काइनेटिक एनर्जी, लेकिन v के कारण फाइनल हो रहे, फाइनल। और हाफ यम यू स्क्वायर इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। समझे? चलो इस इक्वेशन में क्या रख सकता हूं मैं? इसके जगह पे वर्क रख सकता हूं, देखो ये, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। समझे? तो ये है बच्चों वर्क इज इक्वल टू, इसी को हम लोग डेल के ई लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसको चेंज कहते हैं बच्चों। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज है। अगर हम लोग नीट जेडब्ल्यू के सवाल के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो बच्चों ये क्वेश्चंस को हम लोग वर्क डन जो लिख रहे हैं ना, वर्क डन है ना, ऑल फोर्सेस के कारण, ऑल फोर्सेस
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा बच्चों। ऑल फोर्सेस का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे, ठीक है, हमने एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स का लिया, आपके बुक्स में भी कंजर्वेटिव का फोर्स का एग्जांपल लिया, लेकिन बच्चों ये वर्क हो सकता है कंजर्वेटिव, कोई गड्डी चल रही है रोड पे, जूम, तो फ्रिक्शन होगा, कभी कभी एयर रेजिस्टेंस भी होता है। आपके बुक्स में 2 केसेस दी वाली, देने की जरूरत नहीं थी, एक ही केस में कवर करना चाहिए था एज पर माय नॉलेज, है ना। तो इसमें बच्चों एयर रेजिस्टेंस भी होता, और भी बहुत सारे फोर्सेस है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं वर्क डन, है ना, नहीं तो ऐसे करेंगे हम लोग, वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, देखो कंजर्व शॉर्टकट में लिखता हूं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन ऑफ इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अरे बाबा, और कितने, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस फोर्स, भगवान, फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे ऐसे ऐड करते जाओगे तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा आपको। यही है ओरिजिनल फार्मूला बच्चों, ओरिजिनल ये आपके बुक्स में शॉर्ट बट स्वीट दिया है, शॉर्ट बट स्वीट वाला है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चला है, लेकिन बच्चों ये आपको सेकंड केस में यही पढ़ना पड़ता है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी केस नंबर सेकंड में जो पढ़ा है आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और यहां पे एयर के कारण वर्क डन जो हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एयर रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला आपके बुक्स में लिखा, क्या फर्क हो रहा है, मैंने यही तो कह रहा हूं यहां पे कि वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से होगा, क्योंकि जितने भी ऑल फोर्सेस के कारण जो वर्क हो रहा है ये चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या बच्चों, यहां पे आपके बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये डिग्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स के कारण यहां पे डिग्री, सब्ट्रैक्शन होना मतलब कुछ कम होना, अरे कुछ कम हो रहा है ना, अरे सब्ट्रैक्शन है ना भैया, फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है कि नहीं, कुछ कम होगा कि नहीं, वो होगा हमारा वर्क, समझे क्या। तो ये जो बच्चों ये आपको फीलिंग आना बहुत जरूरी है। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वही वर्क डन हो रहा है, समझे। ये आपको ये फीलिंग आना बहुत ही जरूरी है एज पर माय व्यूज, समझे बच्चों। तो ये आपका था वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये जो आपके बुक्स में जो दिया है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोल के, है ना, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो रहा है, और जो रिकवरेबल ना हो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, रिकवरेबल ना हो, नॉट रिकवरेबल, जो कवर होता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स, जो नॉट रिकवरेबल होता है मतलब कुछ लॉस होता है ना, फ्रिक्शन के कारण, एयर रेजिस्टेंस के कारण, विस्कोसिटी के कारण, बहुत सारे ऐसे, तो इसको हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ये एक्चुअल में ये फार्मूला ऑल फोर्सेस मतलब जितने भी वर्क डन हो रहे हैं किसी के कारण, फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल एक्सटर्नल वर्क डन, और भी वर्क डन होते हैं भैया, लाखों करोड़ों हो सकते, मुझे क्या पता है कितने बोलूं, बोलने के बाद मैं थक जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों। इसलिए आप लोगों को तैयार रखना है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा था, उसका भी कुछ यूज लेंगे, और अगले लेक्चर में बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर बनाएंगे। इसके लिए बच्चों पहले शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो भैया सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। चलो बाय करते हो और बेस्ट लक करते हैं आपको स्टडी के लिए। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरे फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है पूरे यूनिट वाइज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।